हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे ऑल का बटन भी आप जरूर दबा लेना, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आज जो है आपको पता ही है, आज के दिन इंडियन मार्केट बुरी तरह से धराशायी हुई, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि जिस हिसाब से अगर आप कल के दिन का नैस्डैक वगैरह देंगे, आज का खैर अपडेट हो गया है, 5 दिन का देख लेते हैं। देखिए कल के दिन जो ये नोज डाइव आया था, करीब करीब यहां से अगर आप देखेंगे तो 3-3.5% नैस्डैक गिरा था। डाउ जोन्स की भी बात करें, कल की बात कर रहा हूं मैं, आज की नहीं, तो कल की भी बात करें तो डाउ जोन्स भी 3% गिरा था। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट इतनी बुरी तरह से धराशायी नहीं हुआ है। 1% की गिरावट है, हालांकि बहुत अच्छी गिरावट है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि गिरावट हुई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, और काफी लॉस भी हुआ होगा लोगों को आज के दिन। लेकिन कंपैरिजन में देखा जाए तो काफी ठीक ठाक परफॉर्मेंस ही रहा है। मैं ये कहूंगा कि जिस हिसाब पर डाउ जोन्स एंड नैस्डैक, हालांकि उसमें अगर देखा जाए तो नैस्डैक एंड डाउ जोन्स में पिछले कुछ टाइम से काफी अच्छी रैली भी हो रही थी, और इंडियन मार्केट जो है पिछले 2-3 महीने से कंसोलिडेट ही कर रहा है। अगर आप पिछला 1 महीने का चार्ट पैटर्न भी देखें तो एक ही रेंज में घूम रहा है। वहीं अगर नैस्डैक वगैरह का अगर देखें तो पॉजिटिव में है। कल की इतनी हैवी गिरावट के बाद भी इंडियन मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स हैं, तो आप देख ही सकते हैं। हालांकि ठीक है, लेकिन फिर भी गिरावट हुई है। एंड किस वजह से ये गिरावट हुई है, क्या क्या उसके पीछे कारण रहे, तो सब यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, गिरावट के हम 5 कारणों के बारे में जानेंगे। फिर ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि गिरावट में हमें कहां इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, एंड क्या ये मार्केट से निकल जाने का सही समय है, बाय सेल या होल्ड। जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, क्या और भी मार्केट क्रैश हो सकता है या नहीं, ये सारी बातें जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज ही की बात कर लेते हैं। तो आप देख ही सकते हैं निफ्टी 50 बुरी तरह से धराशायी हुआ। बाकी भी इंडाइसेस वगैरह थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि किस प्रकार के रहे, तो चेक कर सकते हैं। हर जगह गिरावट गिरावट। इंडिया विक्स इसको मत देखिएगा, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख ही सकते हैं हर जगह लाल निशान, सिर्फ एक निफ्टी फार्मा को छोड़कर, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स को छोड़कर हर जगह लाल ही लाल निशान है। ये भी मिड कैप वाले हैं, ठीक है। एंड मिड कैप फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ा सा पैसा बना, एंड निफ्टी आईटी में भी यहाँ पे पैसा बना है। तो पैसा बनने का मतलब ग्रीन में ये बंद हुए हैं आज के दिन, तो ठीक है। यहीं पे ये तो मैंने थोड़ी सी ब्रॉड पिक्चर आपको दिखा दी, लेकिन अब यहाँ पे मेन बात कर लेते हैं कि मार्केट में गिरावट की वजह क्या है, किन कारणों से। 5 फैक्टर्स हैं, बात कर लेते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है द यूएस फेड फैक्टर। आपको पता ही होगा कल के दिन यूएस ने रेट कट किया 25 बेसिस पॉइंट का, और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया, वो तो सबको पता ही था कि हाँ भाई ये होने ही वाला है। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहां आ गई, उस फेड की मीटिंग में ऐसा क्या हो गया कि रेट कट होने के बाद भी एकदम से मार्केट धराशायी हो गए। वो है कमेंट्री। पॉवेल साहब ने ऐसी कमेंट्री कर दी कि आने, देखिए यहां पे आप पढ़ भी सकते हैं, द फेड रिवाइज इट्स रेट रिडक्शन आउटलुक प्रोजेक्टिंग ओनली 2 मोर रेट कट्स फॉर ऑफ अ क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट बाय द एंड ऑफ 2025 एज अगेंस्ट द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ 3 और 4 रेट कट्स। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो है वहां पे ये बोला जा रहा था कि 3 से 4 रेट कट आ सकते हैं पॉइंट बाय द एंड ऑफ द 2025, लेकिन अब उन्होंने अपनी कमेंट्री को चेंज किया है। उन्होंने कहा है कि ओनली 2 रेट कट्स, यानी कि आने वाले टाइम में 2 ही रेट कट होंगे, जबकि मार्केट का ये अंदाजा, मार्केट ने ये लगा के रखा हुआ था कि 3 से 4 रेट कट्स फेड जो है करेगा। लेकिन उन्होंने अपने बयान को यहाँ पे पलटा और उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ 2 ही रेट कट करेंगे। तो मार्केट में ना यहाँ पे अनसर्टेनिटी बन गई यहाँ पे। और जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बन जाती है कि यार पहले तो ये बयान दिया गया था, बयान को चेंज कर दिया गया, तो मार्केट उस तरह से वो नेगेटिवली रिएक्ट करता ही करता है। क्योंकि आप कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, तो मार्केट ना कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो यही हुआ, उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया। वो सबको एक्सपेक्टेशन यही थी कि 25 बेसिस पॉइंट का ही होगा, लेकिन उनकी कमेंट्री ने सारा का सारा वहां पे खेल बिगाड़ा। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम जो 3 या 4 की जो एक्सपेक्टेशन आप वो रख रहे थे, अब वो नहीं होने वाला है, ओनली 2 ही रेट कट होने वाले हैं, तो वहां पे सीधा सीधा नेगेटिव
रुझान आ गया सीधा सीधा कि ये तो उल्टा हो गया सब कुछ, उम्मीद 4 की थी, अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही रेट कट आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम आएगी, और लिक्विडिटी कम आएगी तो मार्केट वो करेक्ट हुआ। ठीक है, वो उसके बाद भी देख लेते हैं, इवन थ्रू द 25 बेसिस पॉइंट रेट कट वाज इन ट्यून विद द मार्केट एक्सपेक्टेशन, द इंडिकेशन ऑफ ओनली 225 basis cuts each in 2025 against the market expectation of 3 or even 4 cuts spoke the market, resulting in sharp sell off on Wall Street। तो वही चीज यहाँ पे भी ये भी बता रहे हैं वीके विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज एट जियोजीत फाइनेंशियल, उनका भी यही, उन्होंने भी यही एक्सपेक्टेशन रखी थी कि 3 से 4 होंगे, उनको भी उन्होंने भी यही बताया कि अब सिर्फ 2 ही होंगे, तो मार्केट में वही प्रॉब्लम है। एंड देन द फॉरेन कैपिटल आउटलुक, आप देख सकते हैं आज का, मैंने एक चीज ओपन करना भूल गया, एफआईआईज एंड डीआईज की एक्टिविटी आज की भी देख लेते हैं, अपडेट हुई कि नहीं। ठीक है, 19 दिसंबर का अपडेट हो चुका है, आप देख सकते हैं तगड़ी बिकवाली आज के दिन भी। अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखें तो एफआईआईज पिछले 3-4 दिनों से तो लगातार सेलिंग पे सेलिंग करते ही जा रहे हैं, और पहले भी देखिए सेलिंग 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 सेलिंग, बीच में थोड़ी ग्रीन बार्स बनना शुरू हुए थे, लेकिन फिर से उन्होंने मार्केट में बिकवाली करना वो भी बहुत ही तगड़े रूप से शुरू कर दिया है। अक्टूबर में आप देख सकते हैं 1,14,000, उसका 45,000 करोड़ की ऑलरेडी वो नवंबर में कर चुके हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी, सॉरी नवंबर अक्टूबर, अब दिसंबर की है यहाँ पे बारी, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, दिसंबर में भी जो उन्होंने शुरू में ग्रीन बार्स थोड़े बने थे वो सब उन्होंने नेट 523 करोड़ की, अभी मंथ में अभी तक 523 करोड़ की बिकवाली वो कर चुके हैं। तो आने वाले, हाँ बस ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यूएस वगैरह बाहर के मार्केट में ना अब थोड़े दिनों में वो छुट्टियों पे चले जाएंगे, तो शायद मार्केट में प्रेशर थोड़ा सा कम हो सकता है, मुझे लग रहा है, लेकिन ठीक है, ये अच्छी चीज, वो लगातार बेचते ही जा रहे हैं। द सस्टेन सेलिंग ऑफ इंडियन equities by foreign institutional investor FIs has been a key reason behind the recent downturn in the Indian stock market. FIs have sold off Indian equities worth over 8,000 crore in the last 3 sessions amid a strengthening dollar, rising bond yields and the prospects of fewer rate cuts by the US Fed next year। ठीक है, यहाँ पे ना तीनों चीजें लिखी हुई हैं। डॉलर इंडेक्स देखिए, मैं ये भी आपको दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है ये, ठीक है। डॉलर इंडेक्स भी देखेंगे, अगर आप इसका चार्ट भी देखेंगे तो ये भी लगातार शूट होता ही जा रहा है, 108 का लेवल है। तो अगर किसी इन्वेस्टर का, अगर मेरे से ही है, अगर मान लीजिए मैं फॉरेन इन्वेस्टर होता, मैं अगर यूएस का इन्वेस्टर या किसी भी देश का होता, और जब मुझे मेरे ही देश में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो मैं किसी दूसरी कंट्री में अपना पैसा क्यों रिस्क में लगाऊंगा। सिंपल सी चीज है ना, अगर आप इंडिया में रहते हैं, आपका रिटर्न इंडिया में ही ज्यादा बन रहा है, तो आप यूएस में जहां पे 3-4-5% का रिटर्न बनता है, आप 15% का रिटर्न छोड़, और ऊपर से सेफ्टी भी, आप अपने ही मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, वहां पे सेफ्टी भी है ज्यादा। आप दूसरी कंट्री में जाएंगे, वहां पे रिस्क ज्यादा है, वहां पे पॉलिटिकल सिचुएशन अलग हो सकती है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी जुड़ जाते हैं, एंड ये सब चीजें भी हैं। उसके बाद बॉन्ड यील्ड भी अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड क्या होती है, सेफ इन्वेस्टमेंट, तो सेफ इन्वेस्टमेंट में ही फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा, बॉन्ड यील्ड भी देख लेते हैं एक बार। तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का भी अगर आप देखें तो 4.5 यानी कि 4.5% का रिटर्न तो उनको एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला है, तो वो क्यों ज्यादा रिस्क लेंगे 7-8-9% के लिए। ऑब्वियस सी बात है, नॉट वहां पे स्टॉक मार्केट भी अच्छा पैसा दे रहा है उनको कमा के, बॉन्ड यील्ड से भी उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है, और ऊपर से हमारा रूपी जो है लगातार वीक हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने आज के दिन इंडिया में पैसा लगाया, आज के दिन वो 85 रुपए है इंडियन रुपीज के हिसाब से $1, एंड मान लीजिए उसके रिटर्न्स अच्छे हुए, लेकिन इंडियन रुपीज और वीक हो गया, वो 90 पे चला गया, 100 पे चला गया, तो ओवरऑल उस इन्वेस्टर का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसको फिर पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। जब वो करेंसी एक्सचेंज करेगा तो रुपीज में उसके रिटर्न बने, लेकिन जब उसने इन्वेस्ट किया था तो 85 रुपए पे रुपीज था, अब उसका 100 रुपए पहुंच गया या 90 रुपए पहुंच गया, तो उसके रिटर्न्स और कम हो जाएंगे। तो जो डॉलर जो लगातार स्ट्रांग हो रहा है, उसका भी एक ये रीजन है कि वो अपना लगातार पैसा वहां से निकाल रहे हैं, रूपी एट रिकॉर्ड लो, तो ये भी है। द वीक रूपी डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट, इट रिड्यूसेस देयर गेन्स
when they convert them back into their home currency leading to foreign capital outflows and further pressing the market। यही चीज जो मैंने आपको थोड़ी सी आसान भाषा में बताई। A weak rupee also simple means higher inflation as imported goods and raw materials become costlier and higher inflation means tighter monetary policies which is again a negative for the market। क्योंकि आपको पता है इंडिया क्रूड ज्यादा से ज्यादा जो है इंपोर्ट करता है। अब क्रूड चल रहा है 74-75 के आसपास, ठीक है। ऑयल प्राइस भी एक बार देख ही लेते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा ये ऑयल प्राइस भी हम ब्रेंट को ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। अब 73 प्रति बैरल का है, 73 बैरल डॉलर का है। अब जब 85 पे है, ठीक है, तो हमें उस रेट पे मिल रहा है, और जब यही 90 पे पहुंच जाएगा तो ब्रेंट का रेट भी बढ़ेगा एंड जो हमारा रुपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि हमें ये जो चीजें खरीदनी पड़ती है ना, हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। तो उनको मतलब नहीं है कि आपका रुपी कितने का है या कितने नहीं, उनको डॉलर्स में चाहिए और उनको $90 ही चाहिए। तो अगर अभी आप 85 पे हैं, कुछ टाइम बाद मान लो 90 हो जाएगा, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया का रुपी जो है वीक हो रहा है और यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है, हमें पेमेंट यूएस डॉलर में करनी पड़ती है। तो ये सब चीजें। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स भी हैं। द कंट्री फ्रेश कंसर्न हैव इमर्ज्ड ओवर इंडियाज माइक्रो इकोनॉमिक पिक्चर अफेक्टिंग मार्केट सेंटिमेंट। द कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट विद वाइडन टू एन ऑल टाइम हाई इन द नवंबर। तो ट्रेड डेफिसिट मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेड डेफिसिट होता है जैसे हम कुछ चीजें किसी देश से इंपोर्ट करते हैं, कुछ चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। तो किसी भी देश की इकोनॉमी कब स्ट्रांग होगी? जब वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट कम से कम करेगा। यानी कि मान लीजिए 200 रुपए हैं और 100 रुपए की चीज वो एक्सपोर्ट कर रहा है एंड 100 रुपए की चीज वो इंपोर्ट कर रहा है, तो वो बैलेंस रहेगा, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं। अब मान लीजिए 200 में से 150 रुपए की चीज वो इंपोर्ट कर रहा है एंड 50 रुपए की चीज वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इससे क्या है, इससे क्या होगा कि हमारा जो है इंपोर्ट बिल ज्यादा बढ़ जाएगा। हम यूएस में डॉलर्स में जब चीजें खरीदेंगे एंड हमारा ऊपर से रुपी भी वीक हो रहा है, तो इससे और भी ज्यादा कंसर्न्स होंगे, क्योंकि हम चीजें ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो भी ऑल टाइम हाई पे चला गया है। द ट्रेड डेफिसिट और द अमाउंट बाय विच द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट hit a record 37.84 billion compared with 21.31 billion in November 2003। तो ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं काफी बड़ी जंप है, ये काफी बड़ी जंप है मैं कहूंगा। एंड ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स पोल हैड प्रेडिक्ट तो ब्लूमबर्ग ने डेफिशिएट किया था कि हाँ भाई थोड़ा बहुत, तो क्योंकि इमर्जिंग मार्केट है एंड अभी मेक इन इंडिया वगैरह अभी चालू ही किया, तो ये चीजें होने में टाइम लगता। लेकिन उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन करी थी ब्लूमबर्ग ने 23 बिलियन की करी थी कि इतना ही एक्सीड होगा, लेकिन वो तो 37 पे पहुंच गया, तो मैसिव तरीके से बढ़ गया। तो ये भी एक अच्छी चीज बिल्कुल नहीं है नियर टर्म में मार्केट के लिए। अनसर्टेनिटी ओवर द अर्निंग्स रिकवरी। आप देख ही सकते हैं, अगर Q2 के अगर आप नंबर पढ़ना जानते हैं और अगर आप नंबर पढ़ते भी है तो आपको शायद पता होगा कि एफएमसीजी ऑटो कंपनियों के नंबर बहुत खराब आए थे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे। और देखिए एफएमसीजी कंपनियां, खाने पीने की चीजें, अगर इन्हीं कंपनियों के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं कहीं ना कहीं। अब आप देख ही सकते हैं अनसर्टेनिटी ओवर अर्निंग रिकवरी। वी आर येट टू सी डेटा सेट्स दैट सजेस्ट वी आर सीइंग अ रिवाइवल इन अर्निंग्स। However, the expectation is that driven by government capital expenditure and other expenditure, a better crop season may head to recovery in earning in Q3 and Q4। फंड मैनेजर एट मोतीलाल ओसवाल, आप पढ़ सकते हैं उनका नाम भी और ये चीजें। अनलेस वी सी अ शार्प रिकवरी इन अर्निंग विच इज नॉट विजिबल येट, आप देख सकते हैं उनके कमेंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अनलेस वी सी अ शार्प रिकवरी इन अर्निंग विच इज नॉट विजिबल येट, वी मे सी CY25 be muted from stock price performance perspective. The revival in earning growth would be a key trigger for the market सिंग सेट। तो आप देख ही सकते हैं सभी एनालिस्ट यही बता रहे हैं कि उनको अर्निंग की विजिबिलिटी नहीं दिख रही, और जब ऑब्वियस सी बात है कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो उसका शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका जो प्रॉफिट है कंपनी का वही शेयर प्राइस को फॉलो करता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं कि
आपका प्रॉफिट 12% के हिसाब से बढ़ रहा है एंड आपका स्टॉक प्राइस 200% से भाग जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट, कंपनी का परफॉर्मेंस ही उसके चार्ट पैटर्न में भी दिखाई देता है और बड़े बड़े करेक्शंस तभी होते हैं। ठीक है, तो ये तो थी 5 चीजें। आई होप आपको ये 4-5 चीजें समझ में आई होंगी। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन आपको डीप डाउन ये चीजें आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो बात कर लेते हैं कि गिरावट में कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और मार्केट से निकलना। देखिए, मार्केट से तो ना कभी भी नहीं निकलना चाहिए। सच बताऊं, अगर आप पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें, मार्केट में देखिए कोविड जैसा भयंकर क्रैश आया था। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूं तो मार्केट जो है 30% नीचे आए थे। इंडेक्स लेवल की मैं बात कर रहा हूं, 30% मार्केट नीचे आया था। और यहाँ पे कितना इंडेक्स नीचे आया, अगर इसका एकदम बॉटम भी पकड़े तो 8-8.5%। ये कोई अभी हेल्दी करेक्शन नहीं हुआ है, ये नॉर्मल एक करेक्शन है जो ठीक है। इतनी बड़ी बुल मार्केट आप इंजॉय कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, छोटे मोटे करेक्शंस होने भी चाहिए और वो हुआ भी है। तो छोटे मोटे करेक्शंस होते रहेंगे और आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 2008 का क्राइसिस हुआ, यहाँ पे भी 16-17 में भी क्राइसिस आए। ठीक है, फिर यहाँ पे .com बबल वगैरह हुआ 2000 में, लेकिन मार्केट आज भी अप है। तो आपको मार्केट से कभी नहीं निकलना। हाँ, लेकिन शर्त एक ही है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई मैं तो मार्केट से कभी निकलूंगा नहीं और आपने कूड़ा स्टॉक उठा के बैठा हुआ है और अब मैं 20 साल तक उसको होल्ड करके रखूंगा चाहे मार्केट कुछ भी हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं होने वाला, आपका लॉस ही होगा। तो आपको जो है ना अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स के साथ बने रहना है लॉन्ग टर्म के, इसलिए आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं हमें इस गिरती मार्केट में कहां कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो मैं एक डेटा आपको दिखाना चाहूंगा। तो अगेन ये डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजिंग प्रेफरेंसेस में आप देख सकते हैं कि कहां कहां पे जो है म्यूचुअल फंड जो है अपनी हिस्सेदारी जो है लगातार बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो है ये सितंबर है, नवंबर का है, ये है। ठीक है, तो बैंकिंग क्षेत्र में देखिए खरीदारी हुई है, कंज्यूमर में बिकवाली हुई है, आईटी में खरीदारी हुई है, कैपिटल गुड्स में ठीक है नॉर्मल सा ही परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन हाँ बिकवाली तो हुई है। फार्मा में खरीदारी हुई है, एनबीएफसी इंश्योरेंस में बिकवाली हुई है, ऑटो में भी बिकवाली हुई है, ऑयल एंड गैस में बिकवाली हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे खरीदारी हो रही है। एक तो है बैंकिंग, दूसरा है आईटी एंड तीसरा है फार्मा। तो चलिए इसके लिए भी चीजें पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। तो म्यूचुअल फंड इंक्रीज एक्सपोजर टू द बैंकिंग आईटी स्टॉक अमिट आउट परफॉर्मेंस, यानी कि उनका कहना यह है कि बैंकिंग एंड आईटी में थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस भी है, लेकिन उसके बावजूद भी म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है इनमें बाइंग कर रहे हैं क्योंकि इनमें उनको अर्निंग की विजिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, पढ़ सकते हैं यहाँ पे द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंकिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स has had a significant impact on the composition of diversified mutual fund portfolio. Over the past 2 months, these sectors have become increasingly dominant, now constituting nearly 30% of the total allocation in many diversified mutual funds. तो म्यूचुअल फंड्स में 30% तक की होल्डिंग इनकी बढ़ गई है। This shift reflects the strong performance and the new investment flowing into these sectors. तो आप देख ही सकते हैं कि न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन जगहों पे म्यूचुअल फंड हाउसेस कर रहे हैं। कंपेयर टू अ 6.5% फॉल इन निफ्टी 15 अक्टूबर नवंबर पीरियड, द निफ्टी आईटी रोजेस 2.9% while the निफ्टी बैंक इंडेक्स डिक्लाइन 1.7%। तो निफ्टी में 6.5 की करेक्शन हुई है, आईटी तो उल्टा भागा है 3% के आसपास, और निफ्टी बैंक में गिरावट हुई है लेकिन बहुत ही कम गिरावट हुई है अगेंस्ट द निफ्टी। तो इसमें 1.7%। Correspondingly, stocks such as Axis Bank, ICICI Bank, State Bank of India, TCS have been among the top picks for the mutual funds. Again, ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं चीजें आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे भी उन्होंने एग्जाम्पल के लिए बताई है। ठीक है, तो ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चीजें मैं सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे बता रहा हूं। ये चीजें आप भी अगर गूगल करेंगे तो आपको आराम से इजिली मिल जाएंगी। ठीक है, अभी मैं बता भी दूंगा ये किसकी रिसर्च रिपोर्ट है। इन देयर ईयर एंड आउटलुक्स, मोस्ट फंड हाउसेज एंड ब्रोकरेज हैव शेयर्ड अ पॉजिटिव व्यू ऑन द टू सेक्टर व्हाइल दे सी वैल्यूएशन कंफर्ट इन बैंक स्टॉक। द बुलिश स्टांस ऑन द आईटी स्टॉक्स इज ड्रिवन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकवरी।
तो दो तरह के सेक्टर्स में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं वो लोग। एक तो वो बुलिश है आईटी स्टॉक्स पे, एंड बैंक्स पे भी वो ज्यादा बुलिश तो नहीं है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा महंगे प्राइस पे नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा फेयर प्राइस पे आपको बैंकिंग स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो ठीक है, तो ये हो गए दो सेक्टर्स हमारे। उसके बाद इवन एज अ ग्रोथ रेट्स आर converging for nifty broader market and banks, the valuation have moved in the opposite direction. Banks price to earning ठीक है below the 10-year average है 15x. Banks discount to nifty 50 at 35% is about to 3x average of, ठीक है। और ये जो चार्ट पैटर्न है मैंने वहीं से निकाला था, ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, टाटा म्यूचुअल फंड्स की है, ठीक है। उसके बाद दो तीन म्यूचुअल फंड्स का हम पढ़ लेते हैं, उन्होंने क्या क्या कमेंट्री करी हुई है, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप कर लेंगे। तो पहले यहां पे पढ़ लेते हैं, IT which has already recovered from its lows after rate cuts may do well in 2025। अगेन शब्द का आपको ध्यान देना चाहिए, may do well in 2025 as discretionary spending picks up provided Trump does not impose any surprise tariff। तो एक वार्निंग उन्होंने जरूर दी है कि अगर ट्रम्प साहब कोई भी सरप्राइज टैरिफ नहीं लगा देते हैं आईटी कंपनीज के ऊपर, तो 2025 आईटी कंपनीज के लिए अच्छा ही रहने वाला है। बैंक्स में ऑल्सो विटनेस रिकवरी पोस्ट इंटरेस्ट रेट cuts resulting in possible pickup in credit growth. Moreover, the recent CRR cut by 50 basis points in two tranches should boost liquidity and credit growth in the banking sector, said Deepak Ramaraju, senior fund manager, श्रीराम AMC। तो ये स्टेटमेंट आप उनकी भी पढ़ सकते हैं। एंड एक स्टेटमेंट और देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ITI म्यूचुअल फंड की आप पढ़ लेते हैं। इंडियाज IT service sector is set to experience a sustained growth trajectory driven by increasing investment in emerging technologies such as artificial intelligence, AI, blockchain, cyber security, cloud service expected to see continued demand, positioning India as a significant global player in the technology ecosystem. The rise of generative AI is expected to be a major growth driver, with demand projected to grow 15-fold between 2022 and 27, presenting a significant opportunity for Indian tech companies, ITI म्यूचुअल फंड said। तो आप ये चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमने छोटी मोटी बातें पढ़ ली हैं। यहाँ पे मार्केट गिरने की बात हमने की कि क्या क्या कारण रहे। सोर्सेज आप देख सकते हैं, नुवावा ऑल्टरनेटिव है, क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ से ये है। तो ये किसी भी, अगेन एक चीज और आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये जो जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट वगैरह होती है, इन पे हमें ब्लाइंडली एकदम ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको खुद से भी स्टडी करना है इन चीजों को कि क्या ये चीजें सच में हैं या नहीं है। तो आपको खुद से भी एक बार गो थ्रू जरूर करना चाहिए इन चीजों को। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन अगेन बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो आप इसको रिकमेंडेशन की तरह बिल्कुल भी ना लें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे खोला हुआ है आईटी का इंडेक्स। तो सबसे पहला देखो, मैं तो क्या करता हूं ना, जब मार्केट में बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर आ जाता है, बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है, तो मेरा एक सिंपल सा रूल होता है, मैं ज्यादातर ना सेक्टर्स के ना जो बड़े बड़े लीडर्स है ना, उनके साथ जाना पहले पसंद करता हूं। अगेन ऐसा गलत बिल्कुल ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी में नहीं जाना चाहिए करेक्शन में, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो कंपनियां सेक्टर की लीडर हैं, तो उनमें अगर आप जाएंगे तो एक सेफ्टी आपको मिलेगी। तो ये निफ्टी आईटी का इंडेक्स है। निफ्टी आईटी के इंडेक्स में आप देख सकते हैं इन्फोसिस एंड विप्रो का कितने बड़ा परसेंटेज है यहाँ पे, 26%, 23%, फिर एचसीएल टेक, फिर टेक महिंद्रा, फिर एलटीआई माइंट्री, परसिस्टेंट, विप्रो, कोफोर, एम्फेसिस, एलटीटीएस। तो इतने इनके जो है वेटेज है निफ्टी आईटी का, मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूं। तो यहाँ पे आप सेक्टर लीडर्स के साथ जरूर जा सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप टीसीएस इन्फोसिस आपको सेक्टर लीडर मैंने बोल दिया तो सिर्फ इन दोनों के साथ, एचसीएल टेक के साथ भी जा सकते हैं आप, विप्रो के साथ भी ये अगेन आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि अब टीसीएस बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है, वो 12-13 लाख करोड़ की कंपनी है, तो वो उस हिसाब से रिटर्न देगी। आप एलटीटीएस के साथ जाएंगे, वो 50-60 हजार करोड़ की कंपनी है, लेकिन फिर भी एक सेक्टर लीडर टाइप में आ रहा है, वो निफ्टी आईटी के इंडेक्स का पार्ट है। तो कोई भी कंपनी इंडेक्स का पार्ट ऐसे ही नहीं बन जाती, उसमें दम होता है, दमखम होता है, तभी वो इंडेक्स का पार्ट बनती है। तो आपको ऐसे अपनी रिस्क के प्रोफाइल के हिसाब से कंपनी को यहां से छांटना चाहिए। एंड अगेन सेक्टर लीडर्स के साथ जाएंगे, ऐसी
खराब मार्केट में, तो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, आपके लिए एक सेफ्टी पॉइंट भी वहां पे रहेगा, क्योंकि बड़ी कंपनीज ना समहाउ ना कैसे कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल कर लेती हैं। वहीं अगर छोटी कंपनी में जरा सी भी कुछ दिक्कत आ गई ना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बड़ी कंपनियां ऐसे सिचुएशन में, मुझे ये मैं अगेन अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ज्यादा, जब मार्केट में कुछ ज्यादा ब्रूटल गिरावट होती है, तो मैं सेक्टर लीडर्स के साथ रहना ज्यादा पसंद करता हूं। उसके बाद आप यही चीज आप फार्मा में भी कर सकते हैं, सेक्टर लीडर्स के साथ देख सकते हैं। बाकी छोटे प्लेयर्स भी यहाँ पे काफी सारे हैं, उनको भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि किसका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे से हो रही है, क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। अभी क्वार्टर 3 के नंबर आने वाले हैं, आप क्वार्टर 3 के नंबर भी अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ रही है, आप वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा होगा, बैंकिंग का भी देख लेते हैं। तो बैंकिंग का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो 50% तो सेक्टर का यही लेके बैठे हुए हैं। ऊपर से यहाँ पे स्टेट बैंक भी है, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। तो बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं, एक ICICI बैंक को अगर छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे भी आप अच्छे से स्टडी करके खुद से स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स में कोई भी स्टॉक ऐसे ही पार्ट नहीं ले सकता। तो आप इंडेक्स के स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं ऐसी ब्रूटल गिरावट में, क्योंकि ये बड़े बैंक्स हैं। बड़े बैंक्स वही सेम बड़ी कंपनियां खराब सिचुएशन में भी अच्छे से हैंडल कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस होता है, उनके मैनेजमेंट काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अगर कोई नई कंपनी है, उसका वो ऐसे मार्केट, ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक्स चीजें जो है पहली बार हो सकता है देख रहे हो, या दूसरी बार देख रहे हो, तो उनको एक्सपीरियंस वहां पे कम हो सकता है। लेकिन ये कंपनी इतने सालों से चल रही है, इन्होंने कई मार्केट क्रैश देखे, कई खराब इकोनॉमिक सिचुएशंस देखे, वो वहां से सर्वाइव करके यहां तक पहुंचे हैं। तो ऐसे मार्केट ब्रूटल सिचुएशंस में ऐसी बड़ी कंपनियों के साथ मैं जाना अगेन पसंद करता हूं। अगेन मैं ये कह रहा हूं कि रिकमेंडेशन नहीं है कि आप मेरे बोलने के अनुसार बड़ी बड़ी कंपनियों में ही उठा के बैठ जाए, नहीं, आपको स्टडी करना है, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि मार्केट क्रैश में छोटी कंपनी तो पिटेगी ही पिटेगी, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। अगर छोटी कंपनी का भी बिजनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो मार्केट चाहे कितना भी खराब हो, वो कंपनी अच्छा ही करेगी। तो यहाँ पे बस मैं ये कह रहा हूं कि जो बिगिनर्स हैं वो ये चीज फॉलो कर सकते हैं कि आप ऐसी बुरी मार्केट कंडीशन में अच्छे बड़े कंपनीज के साथ जा सकते हैं, ताकि आपको एक सेफ्टी मिले। तो चलिए ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, मैं उसका पूरा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से। तो ठीक है, यहीं पे वीडियो को एंड कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूल जाना। तो चलिए वीडियो को समाप्त कर लेते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।